हेलो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देख रहे थे और इसके पहले एपिसोड में मैंने आपको बिजनेस की एक्टिविटीज के बारे में बताया था कि बिजनेस की बेसिकली तीन एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गया था। तो चलिए भाई फाइनली स्टार्ट कर ही देते हैं यार। क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत आता है। ठीक, अच्छा नाम क्या है भाई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई सबसे पहले इसे बनाया क्यों जाता है? सबसे पहले इसे बनाया क्यों जाता है भाई? नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्यों बनाया जाता है भाई? प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। आया समझ? तो सुनना भाई, सुनना क्या बोल रहा हूं। जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, वो तो अभी अपन देखेंगे किस तरीके से बनाया जाता है, बट सिंपल इसका बेसिक फंडा क्या है, प्रॉफिट या लॉस को कैसे निकाला जाता है वो सुन लो। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि भाई अकाउंटिंग से हटकर बात करूं कि आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो आप कैसे निकालते हो? तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, हम हमारी कमाई में से, मतलब हम हमारी इनकम में से अगर अपने खर्चों को माइनस कर दें, हम अगर हमारी इनकम में से, कमाई में से हमारे एक्सपेंसेस, खर्चों को माइनस कर दे, तो हमें क्या मिल जाता है भाई? प्रॉफिट मिल जाता है। पता है ना भाई, सबसे इनकम में से, हम हमारी कमाई में से अगर हम हमारे खर्चों को हटा दे तो हमें क्या मिल जाता है? प्रॉफिट। बट अगर हमारे खर्चे ज्यादा है हमारी कमाई से, अगर हमारे खर्चे ज्यादा है हमारी कमाई से, तो प्रॉफिट की जगह क्या हो सकता है भाई? प्रॉफिट की जगह हमें लॉस हो सकता है। तो इसी फंडे पे हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। समझ आया भाई? इनकम माइनस एक्सपेंसेस हमारा प्रॉफिट होता है, और अगर हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम से ज्यादा हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है भाई? लॉस। समझ आया भाई? क्या बताओ, इसी फंडे पे हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। कोई दिक्कत भाई? अच्छा, अभी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। अच्छा, 11th क्लास में आपने पढ़ा था क्या कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते थे सोल प्रोपराइटर के, उसमें हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता था। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता था। बट सुनना भाई, इन कंपनी ये भाई अलग से ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते। सुनना, ये कंपनीज के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉम्बिनेशन बनता है। इन कंपनीज ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉम्बिनेशन बनता है, और उस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है भाई क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो भाई जितना अभी बताया, होप आपको समझ में आया भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवा देता हूं काय के भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये रहा भाई आपके सामने, ये रहा आपके सामने क्या? कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट इज द फॉर्मेट एंड दिस फॉर्मेट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये फॉर्मेट है। ठीक, क्या है भाई? ये है स्टेटमेंट ऑफ पेन। तो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, फॉर्मेट वैसा ही है जैसा बैलेंस शीट का था। पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर नोट नंबर, फिर करंट ईयर के फिगर्स, फिर प्रीवियस ईयर के फिगर्स। सेम बैलेंस शीट जैसे इसका भी फॉर्मेट है। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं भाई कि नोट नंबर क्या होता है, और करंट ईयर के फिगर्स के साथ प्रीवियस ईयर के फिगर्स किस लिए लेते हैं? कंपैरिजन करने के लिए, ये देखने के लिए कि भाई जो कंपनी है वो ग्रोथ में चल रही है या डी ग्रोथ में चल रही है। समझ आया भाई? कोई दिक्कत? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और ये आपके सामने फॉर्मेट दिख रहा है ना भाई? फॉर्मेट और सारी चीजें आपको लिखी हुई हैं, और ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इट इज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फॉर्मेट। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलिए तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले सुनना, आपको भाई ये जो फॉर्मेट है, इसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या दिख रहा है भाई आपको? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का सिंपल मतलब कमाई, इनकम। ठीक, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब वो कमाई जो बिजनेस की
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाई गई है उसे बोला जाता है क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ आया भाई क्या बोला? वो कमाई जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बता चुका हूं ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या, मतलब वो कमाई जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज से की गई है, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से की गई है, उसे हम बोलते हैं क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब बेसिकली रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज अ सेल्स। मतलब आपने कोई सामान बेचा, सामान बेच के जो पैसा आपको मिला, सामान बेचकर, वो प्रॉफिट नहीं है भाई, सामान बेचकर जो आपको पैसा मिला उस पैसे में से खर्चे हटाओगे तो प्रॉफिट मिलेगा। आ रहा है समझ? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब वो कमाई, वो पैसा जो आपके पास आया है बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, बिजनेस की कोर मेन एक्टिविटीज से, उसे बोला जाता है क्या भाई? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आया समझ? जैसे पिछली क्लास में भाई मैंने एग्जांपल दिया था, एक मिस्टर शर्मा जो कि बिजनेसमैन थे जिनका कपड़ों का बिजनेस था। अगर मिस्टर शर्मा कपड़ों के बिजनेस जिनका है, अगर वो कपड़ों को बेचते हैं और कपड़ों को बेचने से उन्हें पैसा मिला, कपड़ों को बेचने से उन्हें पैसा मिला, तो भाई उनका मेन काम तो कपड़ों का बेचने का ही था ना, तो उस पैसे को बोला जाएगा क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब सिंपल भाषा में वो इनकम, वो कमाई जो आपने आपकी ऑपरेटिंग मेन एक्टिविटीज से कमाई है, उसे हम बोलते हैं क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आया समझ? तो बेसिकली जो रेवेन्यू वर्ड्स है ये भाई सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यूज होता है। सुनना, जैसे भाई मैंने मान लेते हैं मार्कर बेचा, मैंने ये मार्कर बेचा, तो मैं इसे बोलूंगा मैंने मार्कर सेल किया। लेकिन जैसे एक एग्जांपल ने बैंक क्या करता है? हमें कोई चीज सेल नहीं कर रहा, वो हमें सर्विस दे रहा, तो उसकी जो कमाई है, उसके पास जो पैसा आ रहा है, बैंक जो है एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमें कुछ सेल नहीं कर रहा, वो गुड्स नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है। तो जो बैंक है उसकी जो कमाई है, मतलब उसके पास जो पैसा आ रहा है, बेसिकली उसके लिए यूज होता है वर्ड रेवेन्यू। आ रहा है समझ? तो रेवेन्यू मतलब भाई कमाई, चाहे तो आप गुड्स बेच के जो आपके पास आए या जो सर्विसेज देने के बाद आपके पास, उसे बोलते हैं क्या? रेवेन्यू। ये प्रॉफिट नहीं होता भाई, ये पैसा जो आपके पास आया है वो किस वजह से? या तो आपने गुड्स दिए होंगे या तो आपने सर्विसेज दी होंगी। आया समझ? तो होप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ में आया आपको? क्या दिख रहा है ना भाई? क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द नंबर 1 मेन हेडिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, नंबर 2 पे आपको दिख रहा है भाई क्या? नंबर 2 पे क्या दिख रहा है? देखो नंबर 2 पे आपको दिख रहा है भाई अदर इनकम। अब ये अदर इनकम क्या होता है? सुनना, वो कमाई जो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से की है, वो कमाई जो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से की है, उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? अदर इनकम। क्योंकि ये बिजनेस की मेन एक्टिविटीज से नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना मिस्टर शर्मा का, मिस्टर शर्मा ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे और शेयर्स खरीदने पे उन्हें डिविडेंड रिसीव हुआ, तो उनकी कमाई थी वो। लेकिन क्या वो उनकी मेन एक्टिविटीज से हुई थी कि नहीं भाई? वो उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हुई थी। समझ आया? तो सुनना, वो इनकम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आई है, वो कमाई जो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कमाई है, उसको अपन रखते हैं कहां पे? अदर इनकम। तो भाई ये जो दो आपने देखा, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और दूसरा अदर इनकम, ये बेसिकली टोटल कमाई है। ठीक, अब इसको टोटल किया जाता है थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड में लिखा जाता है टोटल रेवेन्यू। क्या दिख रहा है आपको भाई बोर्ड पे? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे? ये जो फर्स्ट हेडिंग है और जो सेकंड हेडिंग है, इन दोनों को जोड़कर आपको मिलेगा क्या? टोटल रेवेन्यू। मतलब ये तीनों रिप्रेजेंट करता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू को, टोटल कमाई को। और इस टोटल कमाई में से अब हमें क्या करने पड़ेंगे भाई? खर्चे हटाने पड़ेंगे, और खर्चे हटाने मतलब खर्चे माइनस करने पड़ेंगे, और उसके बाद हमें मिलेगा प्रॉफिट। मतलब खर्चे अगर ज्यादा हो गए तो लॉस हो जाएगा भाई। समझ आया? तो ये मैंने आपको दिखाया क्या? कमाई। तो मतलब जो 3 हेडिंग से, पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दूसरा अदर इनकम, और इन दोनों का इन दोनों को टोटल करके थर्ड हेड में लिख दिया टोटल रेवेन्यू। तो ये भाई किसी भी कंपनी की कमाई है। आ रहा है समझ? कोई दिक्कत? अब इस कमाई में से हटाने पड़ेंगे क्या? खर्चे। समझ आया? इस कमाई में से क्या करना पड़ेंगे? खर्चों को हटाना पड़ेगा। तो खर्चों को भाई एक अलग हेड में रखा गया, और वो है चौथा नंबर, दैट इज एक्सपेंसेस। मतलब पूरे एक्सपेंसेस इसके नीचे आएंगे। ठीक, अच्छा, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस अच्छे से समझ में है उसको भाई अपन समझने के लिए कि भाई कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, उसमें जो आपको दिख रहे होंगे बहुत सारी चीजें, स्टॉक एंड ट्रेड, रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए भाई एक पहले स्टोरी मतलब एक कंसेप्ट समझ लीजिए। सुनना, सबसे पहले
अच्छा, एक्सपेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्वेंट्री बताता हूं क्या होता है। क्या बता रहा हूं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जिसका दूसरा नाम स्टॉक भी होता है। इन्वेंट्री जिसका दूसरा नाम क्या है भाई? स्टॉक भी है। अब ये इन्वेंट्री जिसका दूसरा नाम स्टॉक भी है, क्या होता है सुनना। सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री या स्टॉक मतलब सिंपल भाषा में बोले इन विच बिजनेस डील्स, जिसमें बिजनेस डील करता है, जो उसका मेन काम है वो क्या इन्वेंट्री या स्टॉक माना जाता है। जैसे भाई एग्जांपल बता चुका हूं, किराने की दुकान वाले के लिए किराने का सामान वो उसकी इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाएगा। कपड़ों की दुकान वाले के लिए उसके कपड़े क्या हो जाएगा भाई? उसकी इन्वेंट्री हो जाएगा। एक फर्नीचर की दुकान वाले के लिए उसका फर्नीचर वो उसकी क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री या स्टॉक। समझ आए? तो इन्वेंट्री बेसिकली भाई वो चीज है जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, जो उसका मेन कोर काम है। आ रहा है समझ? तो भाई मैं अभी आपको इन्वेंट्री के बाइफरकेशन, इन्वेंट्री के टाइप्स बताने वाला हूं। सुनना, इन्वेंट्री के टाइप्स बता रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा भाई रॉ मटेरियल, ये मैं अपना टाइप्स बता रहा हूं इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल, उसके बाद है अपना वर्क इन प्रोग्रेस, देन उसके बाद है हमारा फिनिश गुड्स, देन उसके बाद है हमारा स्टॉक इन ट्रेड। ये मैंने आपको क्या बताया भाई? इन्वेंट्रीज के टाइप। अब सुनना जरा इसको, मैंने खुद बनाया है भाई इन्वेंट्री के टाइप, जरा इसको समझना। सुनना, सबसे पहले भाई मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लेते हैं आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर पेन, मुझे इस मार्कर पेन को बनाना है, मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है। अब इस मार्कर पेन को बनाने के लिए मुझे लगता क्या क्या भाई? मुझे लगता है इसमें प्लास्टिक लगती है, इसके अंदर स्पंज होता है, स्पंज लगती है, इसकी निब लगती है, इसके रॉ मतलब मुझे क्या क्या लगता है मार्कर पेन को बनाने के लिए? प्लास्टिक, ठीक, स्पंज एंड निब, ठीक। और भाई मान लेते हैं ये जो रॉ मटेरियल है मैं मुंबई से खरीद के लाता हूं, ठीक, मुंबई से खरीद के लाता हूं। तो मैं भाई मान लेते हैं मुंबई से ये सारा सामान लेके आया। तो ये सारा सामान जब मैं लेके आया उस पर भी मैंने कोई काम वाम नहीं किया, मैं लाया और लाके रख दिया, तो वो मेरा कहलाएगा क्या? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जिस पर भी कोई काम नहीं किया गया। आ रहा है समझ भाई? रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जिस पे अभी कोई काम नहीं किया गया। उसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस। अब ऐसा रॉ मटेरियल जिसको आपने प्रोसेसिंग में लगा दिया, ऐसा रॉ मटेरियल जिसको आपने प्रोसेसिंग में लगा दिया बट उससे मार्कर पेन नहीं बनाया अभी, तो उसे हम बोलेंगे क्या? वर्क इन प्रोग्रेस। और ऐसा स्टॉक जो आपने भाई फाइनली जिसका मार्कर पेन बना दिया है, मार्कर पेन फाइनली जो बन गया, उसे हम बोलते हैं क्या? फिनिश गुड। समझ आए भाई? रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो माल, वो स्टॉक जो कि कार्य में लगा हुआ है अभी तक, जिसका फाइनल आउटपुट तैयार नहीं हुआ, और फिनिश गुड्स मतलब फाइनल आउटपुट जो बनके तैयार हो चुका है। समझ आ रहा है भाई? ठीक। अच्छा, अब ये तीन चीजें आपको समझ में आई भाई? रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, और फिनिश गुड्स क्या होता है। अच्छा, अब ये लास्ट वन जो है इसको जरा ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ भाई? स्टॉक इन ट्रेड। अब ये स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है सुनना। कुछ फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग करने में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भाई बहुत मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। रॉ मटेरियल लाओ, फिर उसको प्रोसेस करो, मैन्युफैक्चर बहुत मतलब एक हेडेक है। कुछ फर्म्स रेडीमेड सामान खरीदती है और उन रेडीमेड सामान को बेचती है। जैसे भाई स्टेशनरी शॉप वाला है, मान लेते हैं स्टेशनरी शॉप वाला, क्या वो किताबें खुद बनाता है, खुद छापता है? नहीं भाई, वो क्या करता है? रेडीमेड बुक्स लाता है, रेडीमेड मार्कर्स लाता है, पेन रेडीमेड लाता है, पेंसिल रेडीमेड लाता है और उनको बेचता है। मतलब उसको वो खुद मैन्युफैक्चर, खुद प्रोसेस नहीं कर रहा। तो ऐसे रेडीमेड गुड्स जो कि भाई जिसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी पड़ रही है, उसे हम बोलते हैं क्या भाई? स्टॉक इन ट्रेड। आ रहा है समझ भाई? क्या बोलते हैं उससे हम? स्टॉक इन ट्रेड। कोई दिक्कत? तो ये मैंने आपको इन्वेंट्री के टाइप्स बता दी। ये भाई ये जो तीन है, 1 2 3, ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए होती है। और ये जो स्टॉक इन ट्रेड है, ये वो फर्म से जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, रेडीमेड गुड्स लेके आ रही है, उसको बेच रही है। आ रहा है समझ? कोई दिक्कत? कि इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री के बाइफरकेशन क्या होता है। आ गया समझ भाई? तो चलिए अब आ जाते हैं अपन एक्सपेंसेस पे। आ जाते हैं काय पे भाई? अपन एक्सपेंसेस पे। ठीक, ध्यान से दिख रहा ना भाई स्क्रीन पे पूरा फॉर्मेट, हर चीज ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब अपन देख लेते हैं क्या, अब अपन एक्सपेंसेस देख लेते हैं। ठीक, अब एक्सपेंसेस जो हमारा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है ना भाई एक्सपेंसेस लाल कलर में। अभी जो एक्सपेंसेस हमारे हैं
इस एक्सपेंसेस में सबसे पहला आपको दिख रहा है, देखो एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। अब अपन खर्चे देख रहे हैं कि जो कंपनी है वो खर्चा काय काय पे करती है, कंपनी जो है उसके खर्चे किस किस चीज पे होते हैं। सबसे पहला जो खर्चा आपको दिखेगा दैट इज कॉस्ट ऑफ, दिख रहा है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या दिख रहा है सबसे पहले भाई आपको? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मतलब भाई वो खर्चा जो आपने मटेरियल को कंज्यूम करने पे किया है उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मतलब सुनना भाई, बेसिकली इट इज व्हाट? इट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। कंपनी वो खर्चा, ये भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का खर्चा आया समझ, क्योंकि जो भाई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, डायरेक्ट ला रही, उसका ये खर्चा नहीं होता। तो ये खर्चा किसके लिए भाई? मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। तो सबसे पहला खर्चा भाई जो हो रहा है वो होगा काय के लिए? रॉ मटेरियल कंज्यूम जो आप कर रहे हो। आया समझ? तो पहला खर्चा क्लियर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। आ रहा है समझ? कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा आपको दिख रहा होगा भाई, दूसरा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या देखो, क्या है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये खर्चा उन कंपनीज का है, उन फर्म्स का है जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, रेडीमेड गुड्स ला रही है। तो रेडीमेड गुड्स ला रही है भाई, खरीद कर ला रही है, तो उस पर भी तो खर्चा हो रहा है। तो इस खर्चे को क्या बोला जाता है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है भाई? ये सारे हम खर्चे देख रहे हैं कंपनी के लिए। तो पहला खर्चा क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो खर्चा जो आपने रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने पे किया है। दूसरा खर्चा क्या है भाई? वो उन फर्म्स के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, उसे हम बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आ रहा है समझ भाई? क्लियर है? अच्छा, तीसरा आपको दिख रहा होगा क्या? तीसरा आपको दिख रहा है, तीसरा क्या? चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब ये क्या होता है जरा ध्यान से समझ। अच्छा, ये ऑलरेडी बता चुका ना, फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। अभी सुना चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, जरा इसकी कहानी सुना। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में चेंज आना। सुनना, सबसे पहले भाई ओपनिंग स्टॉक क्या होता है आपको पता है ना? मतलब वो स्टॉक जो आपके पास साल की शुरुआत में, कंपनी के पास जो स्टॉक साल की शुरुआत में, उसे बोलते हैं हम क्या? ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक भी पता होगा आपको क्या होता है? वो स्टॉक जो साल के एंड में कंपनी के पास है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उसे हम बोलते हैं क्या? क्लोजिंग स्टॉक। समझ आए भाई? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। अब सुनना, जैसे मान लेते हैं कंपनी, एक फर्म है जिसका ओपनिंग स्टॉक है 50,000, जिसका ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई? 50,000, और साल के एंड में इसका क्लोजिंग स्टॉक है मान लेते हैं 20,000। तो इसका क्या मतलब इससे समझ में आया? क्या समझ में आया इससे आपको भाई? इससे ये समझ में आया, ये क्या हुआ? इन्वेंट्री में चेंज हो रहा है ना भाई? क्या हो रहा है? चेंज इन इन्वेंट्री। अब चेंज इन इन्वेंट्री का एक फॉर्मूला होता है हमारा, चेंज इन इन्वेंट्री बोलो या चेंज इन स्टॉक बोलो, इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कितने का चेंज है ये हमें देखना। इट इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक अपना था भाई यहां पर 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000, तो यहां पर आपको चेंज कितने का दिखा? 30,000। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है, सुनना ध्यान से, आपके पास साल की शुरुआत में 50,000 का स्टॉक था, और जब साल खत्म हुआ तो आपके पास स्टॉक बचा सिर्फ 20,000। व्हाट इट मींस? इट मींस दैट कि साल भर में आपने 30,000 रुपए का स्टॉक यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, उस पर आपने खर्चा किया होगा, तो भाई वो भी तो खर्चा ही है ना। आ रहा है समझ? तो वो जो 30,000 है दैट इज व्हाट? दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, और उसको हम लिखते हैं काय में? चेंज इन इन्वेंट्री। अब वो जो इन्वेंट्री हो फिनिश गुड्स की भी हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस की भी हो सकती है, और स्टॉक इन ट्रेड की भी हो। तो वो खर्चा जो स्टॉक जो आपके पास आपने कंज्यूम कर लिया साल भर में, तो उस पर भी जो खर्चा हुआ उसे अपन इस साइड में लिखते हैं काय में? चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। समझ आ रहा है भाई? कोई दिक्कत? तो सुनना, ये जो 3 एक्सपेंसेस हेड के अंदर जो स्टार्टिंग की 3 हेडिंग्स हैं, एक्सपेंसेस मेन हेड के अंदर जो स्टार्टिंग की जो 3 हेडिंग्स हैं, क्या? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये भाई बेसिकली काय की है भाई? ये गुड्स से रिलेटेड खर्चे। ये काय से? इन्वेंट्री, स्टॉक, गुड्स से रिलेटेड खर्चे।
समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको दिख रहा होगा भाई, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, देखो आगे क्या दिख रहा है भाई। आगे आपको दिख रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो भाई सुनना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब, अब भाई कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको वेजेस देनी पड़ेगी, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, बोनस देना पड़ेगा, तो ये क्या है, ये खर्चे ही है। तो उसको भाई कहां लिखा जाएगा, उन खर्चों को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर लिखा जाएगा। समझ आया भाई। तो इसमें भाई कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल है, पहले भी पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, वेजेस सैलरीज ये सब कहां आएंगे, वो खर्चे हम इसमें लिखेंगे, काय में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर। अच्छा, उसके बाद भाई आपको दिख रहा है, उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है भाई, इसके बाद स्क्रीन पे आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद, उसके बाद आपको दिख रहा है फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, फाइनेंस कॉस्ट। अब ये फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है उसे जरा ध्यान से समझना। फाइनेंस का मतलब बताया था ना आपको कि भाई पैसों की जरूरत को पूरा करना। अब पैसों की जरूरत को कैसे कैसे पूरा करते हैं वो भी मैंने बताया था। आप भाई बैंक से लोन ले सकते हो, शेयर्स इशू कर सकते हो, उसके बाद डिबेंचर्स के फॉर्म में पब्लिक से पैसा ले सकते हो। तो ये हमारे क्या है भाई, ये फाइनेंस करने के तरीके, सोर्सेज। अब इन, अगर जैसे मान लेते हैं आपने भाई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने बैंक से लोन लिया। अब बैंक से लोन लिया तो बैंक से लोन लेने पर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बैंक से लोन लेने पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पे करने जो आपने किया, इंटरेस्ट जो आपने पे किया, वो किसके अंदर आएगा भाई, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर है। मान लेते हैं आपने बैंक से लोन लेने के लिए एक ब्रोकर अपॉइंट किया और उसने आपका पूरा लोन का काम करवाया, उसने आपको लोन दिया। तो जो ब्रोकरेज आप दोगे उसको, लोन लेने के लिए जो ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी, वो भी आपकी क्या होगी, फाइनेंस कॉस्ट। आया समझ, सिंपल सी भाषा में फाइनेंस मतलब पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए जो आपके खर्चे लग रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, ब्रोकरेज हो गया, या किसी को कमीशन देना पड़ रहा है, वो किसके अंतर्गत आएगा भाई, वो हमारे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आएगा। समझ आ रहा है भाई फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है। चलिए अब इसके बाद आगे अपन खर्चे देखते हैं। उसमें आपको दिख रहा होगा डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अब ये डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन, सुनो, बेसिकली डेप्रीसिएशन जो है वो कोई खर्चा नहीं है, लेकिन वो फर्म की या किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, तो उसे भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। अच्छा, डेप्रीसिएशन क्या होता है, 11th क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है भाई। डेप्रीसिएशन मतलब किसी भी एसेट्स की वैल्यू में अगर गिरावट है उसे हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो वो भी भाई प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, इसलिए वो भी लिखते हैं। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है भाई आपको पता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ उसमें नहीं जा रहा हूं। अब इसके बाद देखिएगा एमोर्टाइजेशन। अब ये एमोर्टाइजेशन क्या होता है, सुनना भाई, डेप्रीसिएशन इज डाउनफॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट। डेप्रीसिएशन क्या होता है, वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिन्हें हम टैंजिबल एसेट्स बोलते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर की वैल्यू में गिरावट है, उसे हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। लेकिन कुछ इंटैंजिबल भी एसेट, कुछ इंटैंजिबल एसेट्स भी होते हैं ना भाई, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, ये भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, लेकिन इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इनकी वैल्यू में भी गिरावट आती। तो जो इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे हमारे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, इनकी वैल्यू में अगर गिरावट आई तो इस गिरावट को हम बोलते हैं क्या, एमोर्टाइजेशन। समझ आ रहा है भाई, कोई दिक्कत, क्लियर है। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन क्या होता है, एनी डाउट इन दिस। और सबसे लास्ट में भाई एक्सपेंसेस के अंदर आपको दिख रहा होगा क्या, अदर एक्सपेंसेस। सुन, अब इस अदर एक्सपेंसेस क्या क्या, वो सारे खर्चे कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऊपर दिए गए हेड्स में नहीं आए, जो ऊपर दिए गए हेड्स में नहीं आए, उनको अपन भाई कहां रख देते हैं, अदर एक्सपेंसेस में। समझ आए, जैसे भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, आपने किया, अब उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना तो पड़ेगा ना भाई। तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसे आप कहां लिखोगे भाई, ये इन हेड्स में नहीं लिखोगे, उसको कहां डाल देंगे अपन, अदर एक्सपेंसेस। मान लेते हैं हमने एडवर्टीजमेंट किया, अब एडवर्टीजमेंट कहां लिखोगे भाई, ये जो ऊपर के हेड से इनमें तो नहीं लिख सकते, तो कहां लिखेंगे अपन, अदर एक्सपेंसेस। तो ये हो गए भाई हमारे टोटल एक्सपेंस, ये होगा हमारे सारे एक्सपेंसेस। और इन सारे एक्सपेंसेस को हम लोग यहां पर दिख रहा होगा ना लाल कलर में आपको, टोटल एक्सपेंसेस, और इन टोटल एक्सपेंसेस को हम लोग, इन सारे खर्चों को हम जोड़ देते हैं। तो ये क्या है भाई, कंपनी के सारे खर्चे। आ रहा है समझ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है,
कोई डाउट? क्लियर? चलिए अब सुनना। अब भाई आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर फिफ्थ नंबर पे क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या दिख रहा है भाई? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब सिंपल सी भाषा है, जो हमारा थर्ड था टोटल रेवेन्यू, थर्ड दिख रहा ना आपको, टोटल रेवेन्यू, उस टोटल रेवेन्यू में से इन एक्सपेंसेस का टोटल अगर हम माइनस कर दें, एक्सपेंसेस का टोटल अगर हम माइनस कर दें, दिख रहा होगा ना आपको भाई, माइनस किया है, दिख रहा है कैसे माइनस किया? देखो जरा उसको, थर्ड माइनस फोर्थ, मतलब हमारी जो थर्ड हेडिंग है उसमें से अगर हम फोर्थ हेडिंग माइनस कर, थर्ड हेडिंग मतलब टोटल रेवेन्यू में से चौथा हमारा एक्सपेंसेस का टोटल अगर हम माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा क्या? प्रॉफिट। बट क्या लिखा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे क्या बोलते हैं हम? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब अभी तक भाई हमने इसमें टैक्स कंसिडर्ड नहीं किया, अभी तक हमने इसमें टैक्स कंसिडर नहीं किया। अब इसमें से अगर हम टैक्स माइनस कर दें, इसमें से अगर हम टैक्स माइनस कर, दिख रहा है ना टैक्स माइनस होता हुआ स्क्रीन पे, इसमें से अगर हम टैक्स माइनस कर दें तो ये आ जाता है भाई हमारा फाइनल प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो या इट कैन बी लॉस ऑल्सो। आ रहा है समझ? और लॉस होगा तो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। आ रहा है समझ भाई? कोई दिक्कत? तो ये मैंने भाई आपको पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस समझा दिया है। फंडा वही, कमाई में से खर्चों को माइनस कर दो। लेकिन भाई कमाई में से खर्चों को माइनस करने के लिए कंपनीज ने एक फॉर्मेट बनाया और उस फॉर्मेट के हिसाब से अभी हम चीजों को समझ चुके हैं। तो होप भाई आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए भाई इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।